अभी हम लोग पढ़ लेते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास, ठीक है। जिसको भी रह गया है वो मेरे को पोस्ट कर देना, सर ये क्वेश्चन है। उस क्वेश्चन को हम कंसीडर कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे, बता देंगे। नेक्स्ट पढ़ाना था हमको सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास क्या होता है? सेंटर ऑफ मास, ठीक है। बढ़िया नया टॉपिक है, ध्यान से सुनते जाएंगे सब कुछ। और पहला दिन तो हम सिर्फ बकवास करते हैं, पढ़ाते लिखाते तो है नहीं। किसी भी टॉपिक को शुरू करते हैं। सेंटर ऑफ मास क्या होता है कि अगर मान लो कोई भी बॉडी ले लेते हैं, पॉइंट मास ले लेते हैं, ठीक है। अलग अलग पॉइंट मास है। मान लेते हैं एक पॉइंट मास m1 है, एक पॉइंट मास कितना है m2 है, एक पॉइंट मास क्या है m3 है। इस तरह से डॉट 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 करके n पॉइंट मास है, ठीक है। n पार्टिकल है जिसका सबका मास दिया हुआ है और इस सबका पोजीशन दिया हुआ है, ठीक है। ओरिजिन है, इस सबका पोजीशन दिया हुआ है। मान लो सपोज दैट इसका जो पोजीशन है मान लो कि r1 है। इसका पोजीशन कितना है r1 है। इसका पोजीशन मान लेते हैं m2 इधर बना लेते हैं। इसका पोजीशन मान लेते हैं कितना है r2 है। उस तरह से इसका पोजीशन मान लेते हैं कि r3 है। इसका पोजीशन मान लेते हैं कि क्या है rn है। rn है। सब पॉइंट मास का पोजीशन आपको दिया हुआ है। सब पॉइंट मास पोजीशन आपको दिया हुआ है। तो अगर पूछे कि बताओ सेंटर ऑफ मास इसका कहाँ पे होगा, तो सबसे पहले बात करें सेंटर ऑफ मास होता है क्या है सर। सेंटर ऑफ मास क्या होता है, ठीक है। वर्क और एनर्जी में हम बोले थे सेंटर ऑफ मास क्या होता है। बताओ सेंटर ऑफ मास क्या होता है। तो बेसिकली कोई भी एक सिस्टम है, अगर इस सबको एक सिस्टम कंसीडर करो, ये सारे पॉइंट मास को आप एक सिस्टम कंसीडर कर लो। एक अगर सिस्टम अगर कंसीडर कर लो तो कहने का मतलब सेंटर ऑफ मास ऐसा पॉइंट होता है, ऐसा पॉइंट होता है जहां पे सारा का सारा मास क्या करे कॉन्सेंट्रेट करे। क्या करे सपोज टू कॉन्सेंट्रेट, ठीक है। यानी सेंटर ऑफ मास पे क्या करेगा, इस पूरे सिस्टम को आप एक पॉइंट मास से रिप्लेस कर सकते हो। इस पूरे सिस्टम को आप एक पॉइंट मास से रिप्लेस करते हो और वो पॉइंट मास कहाँ रखोगे, इस सिस्टम के सेंटर ऑफ मास पे रख दोगे। इस सिस्टम के सेंटर ऑफ मास पे रख दोगे। यानी पार्टिकल कैसे मूव कर रहा है, ऊपर नीचे कर रहा है, यानी जो भी आपको एक्सटर्नल फोर्स लगाना होगा सेंटर ऑफ मास पे लगा देना, ठीक है। सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करने का फायदा आपको ये होता है कि पार्टिकल का जो टोटल मास है, यानी सिस्टम का जो टोटल मास है कहाँ पे लाई कर रहा है, सिस्टम का टोटल मास कहाँ पे लाई कर रहा है। जैसे कि मान लो रिंग ले लेते हैं, मान लेते हैं कि रिंग नहीं लेते, डिस्क ले लेते हैं। हैंग करना शुरू करते हैं। मान लेते हैं कि एक डिस्क ले लेते हैं। डिस्क जानते हो कैसा होता है, डिस्क मान जानते हैं कैसा होता है। एक बार हम लोग रॉड ले लेते हैं, एक बार हम लोग रॉड ले लेते हैं, ठीक है। एक बार हम लोग क्या करते हैं, कोई रेक्टेंगुलर नहीं स्क्वायर प्लेट ले लेते हैं, क्या करते हैं तो सिमेट्रिकल प्लेट लेते हैं। रेक्टेंगुलर नहीं लेते हैं, स्क्वायर प्लेट ले लेते हैं। एक स्क्वायर प्लेट हम लोग ले लेते हैं, इसका लेंथ ए है, विड्थ ए है, ठीक है। अगर मैं पूछूं बताओ इस डिस्क के जगह पे इसका सेंटर ऑफ मास क्या होगा, सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा। आप बोलोगे कि सर कहाँ पे ऐसा पॉइंट मास हम ढूंढे, ऐसा पॉइंट कहाँ पे ढूंढे जहां पे इस सिस्टम का टोटल मास क्या करेगा कॉन्सेंट्रेट करेगा, इसका टोटल मास कॉन्सेंट्रेट करेगा। अब देखोगे कि ये जो इसका ज्योमेट्रिकल मीन होगा, ये जो इसका सेंटर होगा, ऐसा बोल सकते हैं कि इसको हटा के इसके सेंटर पे सारा का सारा मास रख दो, सारा का सारा मास रख दो, तो क्या करेगा सेम तरह से इफेक्ट करेगा, ठीक है। यानी सेंटर ऑफ मास ऐसा पॉइंट होता है, ठीक है। ये मे भी सिस्टम के अंदर हो सकता है, सिस्टम के बाहर हो सकता है, जहां पे क्या करेंगे टोटल का टोटल मास क्या करेगा कॉन्सेंट्रेट करेगा, ठीक है। पूरे बॉडी का मास हम लोग मान के चलेंगे कि पूरे बॉडी का मास क्या है उस एक पॉइंट पे क्या कर रहा है कॉन्सेंट्रेट कर रहा है, उस एक पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेट कर रहा है, ठीक है। यानी उस पूरे मास को हटा के एक पॉइंट मास पे आप क्या करोगे पूरा का पूरा मास आप कंसीडर कर सकते हो। सेंटर ऑफ मास को कैलकुलेट करने का फायदा होता है। तो किसी बॉडी का सेंटर ऑफ मास हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, जैसे कि मान लो एक रॉड है, ठीक है, रॉड है। इस रॉड का जो सेंटर होगा, ठीक है, हम लोग मान के चलेंगे कि पूरा का पूरा मास क्या है इसके सेंटर पे, पूरा का पूरा मास क्या है इसके इस पॉइंट पे लाई कर रहा है। जैसे कि रेक्टेंगुलर प्लेट, इसका भी जो सेंटर होगा, इसका भी जो सेंटर होगा उस पे पूरा का पूरा मास क्या करेगा कॉन्सेंट्रेट करेगा। एक और अच्छे एग्जांपल से इसको समझाता हूँ क्या होता है सेंटर ऑफ मास। मान लो कि एक रॉड है, इसी रॉड को ले लेते हैं,
इसके रॉड को ले लेते हैं। इसका जो mg लगेगा, mg कहाँ लगेगा, तो इस सारे फोर्स को क्या करोगे आप, सेंटर पे लगा दोगे। इसका mg क्या लगेगा, यहाँ पे लगेगा। ठीक है, हमने mg को यहाँ पे क्यों नहीं लगाया, mg को यहाँ पे क्यों नहीं लगाया, हम लोग mg को यहाँ पे क्यों नहीं लगाया, mg को हम लोग यहाँ पे क्यों लगाया। ठीक है, मान लो कि एक रॉड ले लो। ठीक है, इस रॉड को आप क्या करो, बैलेंस करना शुरू करो। मान लो एक स्ट्रिंग से इसे बांध दो, एक स्ट्रिंग से आप इसको बांध दो। ठीक है, इसको बैलेंस करना शुरू करो। ठीक है, इस स्ट्रिंग को स्लाइड करो। अगर आप स्ट्रिंग को ऐसे बांधोगे तो क्या होगा। ठीक है, अगर मान लो कि स्ट्रिंग को फर्स्ट कंडीशन में यहाँ पे बांधते हैं, तो फर्स्ट कंडीशन में यहाँ पे बांधते हैं, क्या होगा, ये रॉड बैलेंस रहेगा क्या, चाहे तराजू ले लो ना, कुछ भी ले लो, ये रॉड बेंड बैलेंस रहेगा कर क्या, जाएगा। ये क्या होगा, इस तरह से बेंड कर जाएगा, इस तरह से बेंड कर जाएगा। क्यों ऐसा, अगर इसके एग्जैक्टली मिडिल में बांधोगे, एग्जैक्टली अगर इसके मिडिल में बांधोगे, ये रॉड क्या रहेगा, इस तरह से स्ट्रेट खड़ा रहेगा। ये रॉड इस तरह से एग्जैक्टली मिडिल में बांधोगे, ये क्या होगा, बैलेंस रहेगा कि नहीं रहेगा, एक चीज बैलेंस रहेगा कि नहीं रहेगा। क्यों ऐसा हो रहा है, यस सर। क्यों हो रहा है, चाहे दोनों तरफ रेक्टेंगुलर प्लेट इक्वल ले लो, मास है। चाहे ये ले लो, रेक्टेंगुलर प्लेट ले लो। अब इसको ना एक स्ट्रिंग से बांध दो एग्जैक्टली सेंटर पे, तो क्या रहेगा, बैलेंस रहेगा। क्या इधर से बांधोगे तो बैलेंस रहेगा, क्या इधर से बांधोगे तो बैलेंस रहेगा, क्या नहीं ना, नहीं रहेगा ना, नहीं रहेगा, रहेगा नहीं रहेगा। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि इसका यहाँ पे तो टेंशन लग रहा था टी, यहाँ पे टेंशन लग रहा था क्या टी, यहाँ पे टेंशन लग रहा था टी, यहाँ पे टेंशन लग रहा था टी। तो आप देखोगे कि बेसिकली जो mg है, mg है किसी एक खास पॉइंट पे लग रहा है, किसी एक खास पॉइंट पे लग रहा है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे टेंशन बांध देते हो उसी पे, तो क्या होता है, टी इक्वल टू mg के बराबर हो जाता है, टी इक्वल टू mg का बराबर हो जाता है, चीजें क्या होती है, बैलेंस हो जाती है, चीजें क्या होती है, बैलेंस हो जाती है। लेकिन अगर यहाँ बांध दोगे, यहाँ अगर बांध दोगे, ठीक है, टी आपने यहाँ बांध दिया है, टेंशन क्या हुआ यहाँ पे, और एक क्या है इधर, mg है। ये क्या करेगा, किसी पॉइंट के अबाउट क्या करेगा, ये रोटेट कर जाएगा, किसी पॉइंट के अबाउट क्या करेगा, रोटेट कर जाएगा। क्योंकि यहाँ पे जो बेसिकली टी इक्वल टू mg नहीं होगा, टॉर्क के कारण क्या करेगा, ये रोटेट कर जाएगा, ये बैलेंस में नहीं रहेगा, ये क्या रहेगा, बैलेंस में नहीं रहेगा। ठीक है, तो सेंटर ऑफ मास ऐसा पॉइंट होता है बेसिकली। ठीक है, जैसे कि मान लो जब ब्रिज बनाते हैं, ब्रिज भी जब हम लोग बनाते हैं, ठीक है, मान लो ऐसा कोई ब्रिज बनाते हैं, ऐसा कोई ब्रिज बनाते हैं, चाहे घर बनाते हैं, चाहे घर बनाते हैं, घर का छत है। ठीक है, तो बेसिकली इस तरह से पाया हुआ दिया जाता है। ठीक है, पिलर दिया जाता है, ताकि इसका जो सेंटर ऑफ मास है, सेंटर ऑफ मास पे क्या लगेगा, सारा mg लगेगा। ठीक है, सेंटर ऑफ मास पे ही सारा वेट लगता है, क्योंकि मान के चलते हैं कि सेंटर ऑफ मास पे क्या करेगा, सारा का सारा मास कंसीडर करेगा। जो भी वेट है, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स जो लग रहा है, वो सारा का सारा क्या लगेगा, उस सेंटर ऑफ मास पे ही लगेगा, सेंटर ऑफ मास पे ही लगेगा। अगर वो पॉइंट हम लोग को कैलकुलेट हो जाए, वो पॉइंट अगर कैलकुलेट हो जाए, आप क्या करोगे, यहाँ पिलर देके क्या करोगे, चीजों को बैलेंस कर दोगे, नॉर्मल प्रोवाइड कर दोगे, नॉर्मल प्रोवाइड कर दोगे। तो सेंटर ऑफ मास वाला पॉइंट ढूंढना इंपॉर्टेंट हो जाता है, किसी भी बॉडी का सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा, तो बेसिकली mg का फोर्स क्या करेगा, वहीं पे लगेगा, सेंटर ऑफ मास पे लगेगा। ठीक है, ये तो हुआ कि सेंटर ऑफ मास होता क्या है। अगर सिमेट्रिकल बॉडी होगा, अगर सिमेट्रिकल बॉडी होगा, तो सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई करेगा, उसके ज्योमेट्रिकल मीन पे लाई करेगा, उसके ज्योमेट्रिकल मीन पे लाई करेगा। अगर बॉडी क्या होगा, सिमेट्रिकल होगा तब। ठीक है, यानी उसका जो सेंटर होगा, उस सेंटर से अगर मास का डिस्ट्रीब्यूशन हर जगह पे, हर डायरेक्शन में क्या है, सेम है, तो उसका जो मीन पोजीशन होगा, वहां पे सेंटर ऑफ मास जनरली लाई करेगा। अगर बॉडी का मास का जो डिस्ट्रीब्यूशन है यूनिफॉर्मली नहीं है, ठीक है, किसी पॉइंट के अबाउट यूनिफॉर्मली अगर नहीं है, तो ऐसे केस में हम लोग सेंटर ऑफ मास कैसे कैलकुलेट करेंगे, सेंटर ऑफ मास कैसे कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे पॉइंट मास का। ठीक है, तो सेंटर ऑफ मास बेसिकली होगा क्या, सेंटर ऑफ मास को हम लोग सीओम लिखेंगे, सेंटर ऑफ मास। ठीक है, सेंटर ऑफ मास क्या है, ठीक है, एक क्या है, इमेजिनरी पॉइंट है। ठीक है, इट इज imaginary point where the mass of the body
मास ऑफ द बॉडी या फिर सिस्टम बोल लें, ठीक है, कोई भी सिस्टम हो या फिर बॉडी है, ठीक है, द मास ऑफ द बॉडी सिस्टम इज सपोज टू बी concentrated, ठीक है, यानी ये ऐसा पॉइंट होगा जहां पे पूरे सिस्टम का मास क्या करेगा, लाई करेगा। इसका मतलब नहीं कि जाकर लाई करेगा, ये इमेजिनरी पॉइंट है। इसका मतलब ये नहीं कि सारा का सारा मास वहीं पे होगा और कहीं पे नहीं होगा। ऐसा हम लोग एज्यूम करेंगे, ऐसा हम लोग सपोज करेंगे कि जो सिस्टम का मास है उस पॉइंट पे है, सिस्टम का मास क्या है, उस पॉइंट पे है। ऐसा हम लोग सपोज कर चलेंगे, मान के चलेंगे। एग्जैक्टली ऐसा नहीं है कि उसी पॉइंट पे होगा, मास तो हर जगह पे है ना। रॉड का एग्जाम्पल है तो मास तो क्या था, यहाँ से लेके यहाँ तक रॉड था, हर जगह पर मास है। लेकिन उसको बैलेंस करने के लिए, ठीक है, क्या किया, नॉर्मल हमको उसी पॉइंट पे लगाना पड़ा, ठीक है, या टेंशन फोर्स उसी पॉइंट पे लगाना पड़ा, खास पॉइंट पे जहाँ पे बैलेंस हो गया, नहीं तो रोटेट कर जा रहा। हम लोग मान के चलेंगे कि इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा, इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा उसी पॉइंट पे इस पूरे बॉडी का क्या होगा, इस पूरे बॉडी का मास होगा। जैसे कि मान लो इसी रॉड में, ठीक है, अब मान लो तक एक आदमी यहाँ पे आके बैठ जाए, एक आदमी यहाँ पे आके बैठ जाए, क्या आप यहाँ पे स्ट्रिंग कनेक्ट करोगे तो बैलेंस हो जाएगा क्या? यहाँ पे स्ट्रिंग करो तो हो जाएगा क्या? नहीं ना। अब स्ट्रिंग को कहाँ कनेक्ट करना पड़ेगा, कहीं इधर कनेक्ट करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा? यस यस सर। सर। करना पड़ेगा। यानी अब जब रॉड के अलावा एक और मास आ गया, ठीक है, रॉड के अलावा एक और मास आ गया, ये जो सिस्टम हुआ इसका सेंटर ऑफ मास अब कहीं शिफ्ट हो गया होगा, सेंटर ऑफ मास क्या हो गया, कहीं शिफ्ट हो गया होगा। यानी अब नए पॉइंट पे हम लोग क्या कंसीडर करेंगे, टोटल का टोटल मास है। ऐसा नहीं है कि सेंटर ऑफ मास क्या होता है, फिक्स होता है। अगर आप मास का डिस्ट्रीब्यूशन चेंज करोगे, मास का डिस्ट्रीब्यूशन अगर चेंज करोगे, सेंटर ऑफ मास भी क्या करेगा, चेंज करेगा, शिफ्ट करेगा, ठीक है। और ऐसा पॉइंट होगा जहां पे हम सपोज करेंगे कि पूरा का पूरा मास सिस्टम का लाई कर रहा है वहीं पे, ठीक है। वो मतलब मान लो कि ये पॉइंट इसका सेंटर ऑफ मास है, क्या पता चला है पूरा का पूरा जो मास है, आप कंसिडर कर सकते हो कि ये पूरा का पूरा मास क्या है, इसी पॉइंट पे लाई कर रहा है, ठीक है। तो क्या करोगे, यहाँ पे टेंशन लगा के, नॉर्मल लगा के आप ये क्या करोगे, बैलेंस कर सकते हो। ये हमने बस एज्यूम किया है कि मास क्या है इस पॉइंट पे, इसका मतलब ये नहीं है कि इस पॉइंट पे मास है, पॉइंट इस मास पे नहीं है, पॉइंट तो पूरी जगह पर डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। लेकिन हम क्या करेंगे, एज्यूम करेंगे ऐसा होगा कि पूरे सिस्टम का जो मास होगा वो कहाँ होगा, इसके सेंटर ऑफ मास पे होगा। ये बात समझ में आ रहा है? ये तो हमारा हुआ सेंटर ऑफ मास की कहानी। अब सेंटर ऑफ मास की कहानी हो गया, तो अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम लोग, अलग अलग बॉडी के लिए, अलग अलग सिस्टम के लिए, अलग अलग पॉइंट मास के लिए हम लोग सेंटर ऑफ मास कैसे कैलकुलेट करेंगे, सेंटर ऑफ मास हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। सेंटर ऑफ मास हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करने का मतलब क्या होगा, उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताना है हमको। सेंटर ऑफ मास मतलब वो जो पॉइंट है जहां पे हम सपोज करेंगे कि पूरे सिस्टम का मास है, ठीक है, पूरे सिस्टम का मास है, उस पॉइंट का बेसिकली कोऑर्डिनेट हमको कैलकुलेट करने की बात कर रहे हैं। कैलकुलेट द सेंटर ऑफ मास का मतलब यही बात हुआ कि फाइंड द सेंटर ऑफ मास मतलब वो पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालो, कहाँ पे वो पॉइंट लाई करेगा, ठीक है। जैसे सबसे पहले हम लोग पॉइंट मास का, ठीक है, पॉइंट मास का अलग अलग, मान लो एन पार्टिकल है, उसका सेंटर ऑफ मास हमको निकालना है, ठीक है। एन पॉइंट मास का अगर हम लोग सेंटर ऑफ मास हमको निकालना है तो कैसे निकालेंगे, यानी इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा, सिस्टम का जो सेंटर ऑफ मास होगा, ठीक है, मान लेते सपोज दैट कि क्या हमारा सेंटर ऑफ मास, क्या है इसका सेंटर ऑफ मास है, इसका एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट कितना होगा या फिर जेड कोऑर्डिनेट कितना होगा, कैसे हम लोग निकालेंगे। कोऑर्डिनेट निकालने का मतलब, ठीक है, सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करने का मतलब क्या होगा, इसके इस पॉइंट का हमको कोऑर्डिनेट निकालना होगा। हम लोग कैसे इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालेंगे। सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करने का तरीका क्या है, सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट का तरीका है कि RCOM, ठीक है, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास कैसे डिफाइन करते हैं। ये डिफाइन होता है, ठीक है, ध्यान से देखना, ये सबसे बेसिक है, ठीक है, सबसे बेसिक है, और इसी से बाकी सब चीज हम लोग कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। RCOM डिफाइन कैसे होता है, ये डिफाइन होता है प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू पोजीशन,
m1 r1 सबका सम प्लस m2 r2 प्लस m3 r3 प्लस डॉट 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 प्लस mn rn, ठीक है, डिवाइडेड बाय क्या होगा, डिवाइड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस डॉट 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 mn। इसको ऐसे भी लिखते हैं हम लोग, इसको लिखते हैं समेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू पोजीशन, ठीक है, डिवाइडेड बाय टोटल मास। टोटल मास मतलब समेशन ऑफ ऑल मास, समेशन ऑफ ऑल मास, एम आई आर आई आई इक्वल टू 1 से लेके आई इक्वल टू एन तक, ठीक है, आई इक्वल टू 1 से लेके आई इक्वल टू एन तक। यानी अगर पॉइंट मास का डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है, पॉइंट मास का आपको डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है, हर एक पॉइंट मास का अगर आपको पोजीशन पता है, हर एक पॉइंट मास का आपको पोजीशन पता है, तो कैसे निकालोगे, तो सबका वेक्टर फॉर्म में m1 इंटू r1 वेक्टर, m2 इंटू r2 वेक्टर, m3 इंटू r3 वेक्टर, ठीक है, इस तरह से हम लोग सम करेंगे तो हमको सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर मिल जाएगा। ये क्या होगा, ये है पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास। ये क्या हमारा, ये है पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास। ठीक, घबराओ मत, नहीं समझ में आ रहा तो भी घबराओ मत, बड़ा सिंपल सा चीज है, समझ में आ जाएगा। ठीक है, जहां पे आप लिखोगे कि r1 r2 r3 rn क्या था, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट मास m1, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट मास m2, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट मास m3, ठीक है, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट मास m3, ठीक है। अगर हम लोग RCM की बात करें, RCM क्या हो जाएगा, किसी भी पॉइंट के अगर हम लोग पोजीशन वेक्टर लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं हम लोग, तो XCOM आई कैप, ठीक है, मान लेते हैं इसका पोजीशन वेक्टर क्या है, x बाई जेड, ठीक है, यहां से क्या आ जाएगा, XCOM आई कैप प्लस बाई COM जे कैप प्लस ZCOM के कैप, होगा कि नहीं होगा। अगर मान लो इसका सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है x, y, z, उसका पोजीशन वेक्टर कैसे लिखेंगे हम लोग, XCOM आई कैप बाई COM जे कैप ZCOM के कैप लिखेंगे, नहीं लिखेंगे, Yes, sir. यस सर। मान लो ये हमारा है XCOM, इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ आपको XCOM कॉमा बाई COM कॉमा ZCOM, ठीक है, इसका जो पोजीशन आएगा, ये जो सेंटर ऑफ मास का जो पोजीशन वेक्टर आएगा, ये हमारा क्या आएगा, ये हमारा आएगा पोजीशन वेक्टर RCOM, पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास। इस पोजीशन वेक्टर को कैसे लिखेंगे हम लोग, इसको लिखेंगे XCOM आई कैप प्लस बाई COM जे कैप प्लस ZCOM के कैप, ठीक है। ये बेसिकली क्या आएगा, क्या आएगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते थे, m1 इंटू r1 को क्या लिख सकते थे, मान लो इसका कोऑर्डिनेट है x1 y1 z1, क्या लिखेंगे हम लोग, x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप, ध्यान से देखना, ठीक है, बहुत रॉकेट साइंस नहीं लिख रहे हैं, बहुत सिंपल सा चीज लिख रहे हैं, y1 जे कैप प्लस z1 के कैप। क्या होगा ये, अगर मान लो कि पॉइंट जो m1 है, इसका कोऑर्डिनेट आपको दे रखा है x1 y1 z1, x1 y1 z1, यहाँ से जो r1 वेक्टर आएगा क्या आएगा, x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप प्लस z1 के कैप आएगा, x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप प्लस z1 के कैप आएगा ना जी, बोलो, यस सर। ठीक है। थोड़ा सा जगह कम बच गया था। अब देखोगे यहाँ से अगर सेकंड वाला को लिखोगे तो क्या आ जाएगा, m2 इंटू उसका पोजीशन वेक्टर कितना है, r2 है, उसका कोऑर्डिनेट मान लेते हैं कितना है, x2 y2 z2 है, तो क्या आ जाएगा उसका, तो जाएगा x2 आई कैप प्लस y2 जे कैप प्लस क्या जाएगा z2 के कैप, छोटा ही लिखेंगे, उस तरह से डॉट 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 करते रहोगे तो क्या आ जाएगा, लास्ट वाला मान लेते हैं कि इनथ पार्टिकल जिसका मास कितना है mn है, और उसका जो पोजीशन दे रखा है वो दे रखा है xn yn zn, तो उसका जो पोजीशन वेक्टर आया क्या आएगा, आ जाएगा xn आई कैप प्लस yn
जे कैप प्लस जेड एन के कैप, जेड एन के कैप, और डिवाइडेड में क्या होगा, टोटल मास हो जाएगा, टोटल मास हो जाएगा m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस डॉट 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 mn होगा। बोलो बोलो, होगा कि नहीं होगा? यस सर होगा। ठीक है, यहां से देखोगे अगर सबका आई कंपोनेंट कॉमन ले लें, सबका आई कंपोनेंट, तो यहां से अगर आई कॉमन लेंगे, ठीक है, अगर आप लिखोगे इस तरह से आई वेक्टर, ठीक है, इनटू आई वेक्टर इनटू क्या हो जाएगा, यहां से आएगा m1 कॉमा सॉरी m1 इंटू x1, यहाँ से आएगा m1 इंटू x1, यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से देखोगे तो क्या आएगा m2 x2 आएगा, यहाँ से m1 x1, यहाँ से m2 x2। अगर आई कंपोनेंट का सबका कॉमन करके लिखे तो m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस डॉट 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 प्लस mn इंटू xn आएगा, ये क्या आएगा, इसका आई कंपोनेंट आ जाएगा। उसी तरह से प्लस अगर जे कंपोनेंट लिखे तो क्या आ जाएगा, सबका जे कंपोनेंट बाहर ले लो, वेक्टर सम करना है ना, वेक्टर सम कैसे करते हैं, सबका आई कंपोनेंट को ऐड कर दो, सबका जे कंपोनेंट को ऐड कर दो, सबका के कंपोनेंट को ऐड कर दो। जे कंपोनेंट को ऐड करोगे तो क्या आएगा, तो जाएगा m1 इंटू बाई वन प्लस m2 इंटू बाई टू प्लस डॉट 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 प्लस mn इंटू क्या आ जाएगा, बाई एन आ जाएगा, आ जाएगा। उस तरह से हाँ ना बोलते चलना, ठीक है। उस तरह से के कंपोनेंट देखोगे तो क्या आ जाएगा, अगेन m1 इंटू z1 प्लस m2 इंटू z2 प्लस डॉट 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 क्या आ जाएगा mn इंटू z। बस देखने में बड़ा लग रहा है, कुछ है नहीं, कुछ है नहीं। और यहाँ से क्या आ गया है, यहाँ से आ गया है एक्स आई कैप प्लस बाई COM जे कैप प्लस जेड COM के कैप, ठीक है। अगर दोनों वेक्टर को इक्वेट करोगे, दोनों वेक्टर को अगर आप इक्वेट करोगे तो XCOM कितना आ जाएगा, XCOM आ जाएगा आपको m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस डॉट 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 mn xn डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा m1 प्लस m2 प्लस, यहाँ पे देखोगे हर बार जगह पे क्या आएगा, आई कंपोनेंट कॉमन लोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा m1 प्लस m2 प्लस, लिखना भूल गए थे, m3 प्लस डॉट 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 mn, होगा कि नहीं होगा, यहाँ भी आएगा ये चीज, आएगा। यस सर। Yes, sir. आएगा ना, अरे ऊपर से देखो, हर जगह पे मास डिवाइड होगा ना, इसका एक्स कंपोनेंट में क्या होगा, मास डिवाइड होगा, ये डिवाइड करना भूल गए थे, ठीक है। तो हर जगह पे क्या होगा, मास इसका डिवाइड होते चलेगा, मास इसका डिवाइड होते चलेगा। देखने में बस बड़ा लग रहा है, इसे लिखा नहीं है रॉकेट, प्लस क्या आ जाएगा mn हो जाएगा। इसका जो XCOM आ जाएगा, क्या आ जाएगा, XCOM कैसा आ गया बेसिकली, तो अगर सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट निकालना है, सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट निकालना है, कैसे करोगे, तो पार्टिकल पॉइंट मास m1 का मल्टीप्लाई बाय x1, पॉइंट मास m2 का मल्टीप्लाई बाय x2, पॉइंट मास m3 मल्टीप्लाई बाय x3, सबका एक्स कोऑर्डिनेट क्या करोगे, ऐड कर दोगे, डिवाइड बाय टोटल मास कर दोगे, ठीक है। इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे हम लोग समेशन ऑफ एम आई एक्स आई, ठीक है, जहां पे आई इज इक्वल टू 1 से लेके n तक जितना नंबर ऑफ पार्टिकल रहेगा, डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, डिवाइडेड बाय टोटल मास या फिर समेशन ऑफ एम आई, समेशन ऑफ एम आई मतलब कितना हो जाएगा, टोटल मास। उसी तरह से अगर बाय COM लिखोगे, बाय COM लिखोगे तो कितना आएगा, आ जाएगा समेशन ऑफ, डायरेक्टली लिखते हैं हम लोग एम आई इंटू बाई आई डिवाइड बाई समेशन ऑफ कितना आ जाएगा एम आई, जहां पर आई इक्वल टू 1 से लेके n तक होगा, होगा। उस तरह से अगर हम लोग ZCOM लिखें, उस तरह से अगर हम लोग ZCOM लिखें तो क्या आ जाएगा, ZCOM तो आ जाएगा समेशन ऑफ एम आई जेड आई डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ एम आई, जहां पर आई इक्वल टू 1 से लेके n तक होगा। ये बात समझ में आ रहा है, ये बात समझ में आ रहा है। यस सर। यस सर। XCOM क्या होगा, ये होगा x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास। उस तरह से बाई COM क्या होगा, तो बाई COM होगा
बाय कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास। उस तरह से ZCOM क्या होगा, तो ZCOM होगा Z कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास, Z कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास। ये बात समझ में आ रहा है यहाँ तक? यहाँ Yes, तो समझ sir. में आ रहा है? चलो देखते हैं कितना समझ में आया, कितना समझ में आया। जैसे कि मान लो 2 पॉइंट मास है, एक है मास M1 जो कि है 1 kg, और एक मास है M2 जो कि है 2 kg। ठीक है, इस दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है, इस दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है, मान लेते हैं कि डिस्टेंस कितना है, मान लेते हैं कि डिस्टेंस 1 मीटर है, मान लेते हैं डिस्टेंस 1 मीटर है। ठीक है, आपको निकालना है इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा कहाँ पे होगा, सेंटर ऑफ मास इसका कहाँ पे होगा। ये जो 2 पॉइंट सिस्टम है, इस 2 पॉइंट सिस्टम का सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा। सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए क्या करोगे, सबसे पहले जब डिस्टेंस निकालने की बात करते हो तो रेफरेंस पॉइंट लेना पड़ेगा। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा आपको, रेफरेंस पॉइंट लेना पड़ेगा। किस रेफरेंस पॉइंट की हम लोग बात करते हैं, आप अपने मन से डिसाइड कर सकते हो। जैसे कि मान लेते हैं, हमने माना कि हमारा क्या है, ओरिजिन है। जब ओरिजिन माना तो इसका पॉइंट कितना हो जाएगा, 0,0। हमने क्या किया, इसको सपोज किया M1 क्या हमारा रेफरेंस पॉइंट है, और इसको हमने क्या कंसीडर कर लिया, ओरिजिन से कंसीडर कर लिया। ठीक है, यानी सबका पोजीशन लिखना होगा तो हम M1 के रिस्पेक्ट में बताएंगे। अगर मान लो कि सेंटर ऑफ मास यहाँ पे आता है, हम बोलेंगे कि यहाँ से 30 सेंटीमीटर है, मान लो सपोज दैट यहाँ पे आ गया, तो 30 सेंटीमीटर फ्रॉम M1, 30 सेंटीमीटर फ्रॉम M1। तो अगर मान लो कि M2 को रेफरेंस मानता है, तो अगर M2 को रेफरेंस मानता है तो उस केस में एक क्या हो जाएगा उसका 0,0, और सेंटर ऑफ मास कितना आएगा, इसी पॉइंट पे आएगा, लेकिन उसका जो आंसर आएगा कितना आएगा, उसका आंसर आएगा 70 सेंटीमीटर। क्यों, क्योंकि M2 से कैलकुलेट कर रहे हैं। क्यों, M2 से कैलकुलेट कर तो क्या बोलेगा, सेंटर ऑफ मास क्या है, 70 सेंटीमीटर है फ्रॉम M2। ये डिपेंड करेगा, सेंटर ऑफ मास फिक्स पॉइंट होगा, उसी पॉइंट पर सेंटर ऑफ मास होगा। लेकिन अगर आप ओरिजिन चेंज करोगे, ठीक है, ओरिजिन अगर आप चेंज करोगे, उस ओरिजिन के हिसाब से कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या आएगा, अलग अलग आएगा। सेंटर ऑफ मास चेंज नहीं होगा, सेंटर ऑफ मास चेंज नहीं होगा, कोऑर्डिनेट क्या आएगा, अलग अलग आएगा। तो फर्स्ट केस में क्या करते हैं, फर्स्ट केस में M1 को हम लोग क्या मानते हैं, रेफरेंस मानते हैं। कोई कोई और भी मान सकता है, कोई बोल सकता है नहीं सर, जो इसका सेंटर है ना, आप इधर उधर कहाँ जा रहे हैं, हम इसका सेंटर को रेफरेंस मानेंगे, हम इसका सेंटर को रेफरेंस मानेंगे। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट देख लेते हैं फर्स्ट कंडीशन में। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन में हम क्या करते हैं, M1 को रेफरेंस पॉइंट कंसीडर कर रहे हैं। ठीक है, तो देखते हैं सेंटर ऑफ मास कहाँ पे आता है, सेंटर ऑफ मास कहाँ पे आता है। जो हम लोग M1 को क्या मान रहे हैं, ओरिजिन मान रहे हैं, M1 को हम लोग ओरिजिन मान रहे हैं। M1 का जो कोऑर्डिनेट होगा कितना होगा, 0,0, 0,0, ऐसा मान लेते हैं। हमारा x हो गया, हमारा y होगा। अगर M2 का कोऑर्डिनेट देखो तो M2 का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, 1,0, 1,0 होगा कि नहीं होगा, 1,0 होगा कि नहीं होगा। Yes. और ये क्या है, ये हमारा है सेंटर ऑफ मास, ये हमारा है सेंटर ऑफ मास। इसका कोऑर्डिनेट मान लेते हैं कितना है, XCOM, YCOM। ठीक है, XCOM, YCOM। अगर आप XCOM कैलकुलेट करोगे, ठीक है, XCOM कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा, आएगा M1 इंटू इसका x1 प्लस M2 इंटू x2 डिवाइड बाई M1 प्लस M2, M1 प्लस M2 आएगा। M1 कितना है, M1 है 1 kg, और x1 कितना है तो 0, प्लस M2 कितना है, M2 है 2 kg, और x2 कितना है 1, तो डिवाइड बाई कितना आ जाएगा, M1 प्लस M2 कितना आ जाएगा, 1 प्लस 2, कितना आ जाएगा ये, क्या आ जाएगा 2/3। यानी इसका जो XCOM आया वो कितना आया, 2/3 आया। यानी यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना आ गया इसका, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितना आ गया, 2/3 आ गया, 2/3 आ गया। अब बाई COM कैलकुलेट करोगे कितना आएगा, 0 आएगा। बाई COM कितना होगा, इसका दोनों का क्या है, यहाँ भी बाई 1 भी 0 है, बाई 2 भी 0 है। M1/1 प्लस M2/2 जितना बार करते रहना करो, M1/1 प्लस M2/2 सारा क्या है, 0 है, तो 0 ही आएगा। M1 प्लस M2 करोगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। तो बाई COM क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी इसका जो सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट हो गया 2,3, क्या आ गया, 0 आ गया। ठीक है,
लेकिन एक कोऑर्डिनेट क्या था, विथ रिस्पेक्ट टू, ये जो हम लोग लिखे हैं तो क्या है, ये जो कोऑर्डिनेट आया है विथ रिस्पेक्ट टू m1 आया है, ये जो कोऑर्डिनेट आया है विथ रिस्पेक्ट टू m1 आया। किसी को मन किया कि नहीं सर m1 को काहे रेफरेंस मान लिए, क्वेश्चन तो मेंशन नहीं था कहीं पे, क्वेश्चन में नहीं मेंशन है, आप क्या करो m2 को रेफरेंस मान लो। देखो बहुत बेसिक से बता रहे हैं, आगे चल के फिर सर दिक्कत ऐसे होगा। क्वेश्चन में दिया रहेगा? हाँ पूछा रहेगा क्वेश्चन में कि m1 से कितना डिस्टेंस पड़ता है सेंटर ऑफ मास, m2 से क्वेश्चन, या फिर इसके सेंटर से कहाँ पे पड़ेगा, ठीक है। अगर नहीं दिया रहेगा तो आप निकालोगे फिर मेंशन करोगे m1 से कितना होगा, m1 से 2/3 मीटर सर होगा। ऑप्शन से कैसे मैच करवाएंगे? क्वेश्चन में दिया रहेगा ना, काहे घबरा रहे हो, ठीक है। मान लो तो किसी ने इसको ओरिजिन माना, इसको रेफरेंस पॉइंट माना, तो ठीक है। अब क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा 0,0 हो जाएगा 0,0, इसका पॉइंट कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा -1,0। अगर आप इसको रेफरेंस मानते हो, इसको अगर आप रेफरेंस मानते हो तो क्या आएगा, इसका पॉइंट कितना हो जाएगा -1,0 हो जाएगा। इसको आप रेफरेंस ले रहे हो तो क्या आएगा इसका सेंटर ऑफ मास, इसका आप लिखोगे, ठीक है। m2 is taken as origin, ठीक है, सेकंड केस में। तो क्या आ जाएगा, अगर XUM की बात करेंगे, XUM कितना आ जाएगा, m1 कितना दे रखा आपको 1 kg, m1 दे रखा आपको 1 kg इंटू x1 कितना है -1 है, x1 कितना हो गया -1, m1 1 kg दे रखा था ना, m1 इंटू x1 प्लस m2 इंटू x2, m2 कितना था 2 kg, और अब क्या हो रीजन है तो x2 कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, डिवाइड बाई m1 प्लस m2 कितना आ जाएगा ये -1/3, और बाई COM कितना आएगा, तो बाई COM आएगा आपको 0 आएगा, बाई COM क्या आएगा 0 आएगा। अगर आप इसको रेफरेंस लोगे तो -1/3 करने का मतलब क्या होगा, तो यहाँ से कितना डिस्टेंस पे होगा, यहाँ से क्या सेंटर ऑफ मास हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से कितना आएगा, तो -1/3, 0, -1/3, 0। यहाँ भी आप ऐसे करोगे, सेंटर ऑफ मास एक्चुअली अगर इसका मिड पॉइंट है तो सेंटर ऑफ मास कहीं यहाँ पे होगा, ठीक है। सेंटर ऑफ मास क्या होगा, यहाँ पे होगा COM, ठीक है। क्या होगा, यहाँ पे होगा, यहाँ से कितना डिस्टेंस पे होगा, तो आप देखोगे रेड कलर से बना रहा हूँ, इसका जब डिस्टेंस देखोगे तो पॉइंट m1 मास से कितना होगा, तो 2/3 डिस्टेंस पे होगा, ठीक है। जबकि m2 मास से कितना होगा, ऑटोमेटिकली कितना हो जाएगा 1/3 होगा ना, अरे m2 से कितना होगा 1/3 पे होगा ना, दोनों का सम कितना होना चाहिए 1 होना चाहिए, दोनों के बीच यस में लेंथ सर। कितना है 1। तो बेसिकली सेंटर ऑफ मास चेंज नहीं हुआ है, ठीक है। सेंटर ऑफ मास अगर पहले यहाँ पे था, अभी भी सेंटर ऑफ मास क्या है, यहीं पे है, ठीक है। आप जब इससे ले रहे थे m1 से ले रहे थे, m1 से डिस्टेंस कितना आया है 2/3 आ गया, और जब m2 से देखो तो क्या आ गया 1/3 आ गया, आना भी चाहिए था। इस पॉइंट मास का अगर सॉरी इस पॉइंट का अगर कोऑर्डिनेट देखोगे तो यहाँ से कितना आएगा +2/3, यहाँ से देखोगे तो कितना आ जाएगा -1/3। अगर कोई मान लो कि इसको ले लेता, कंसीडर कर लेता, ठीक है, इसके सेंटर पॉइंट को अगर कंसीडर कर लेता, सेंटर पॉइंट का अगर मान के चलोगे ओरिजिन, तो इसका जो सेंटर ऑफ मास आएगा उसका कितना क्वांटिट आएगा बताओ तो, कितना आएगा, ऐसा क्या हुआ, कितना आएगा बताओ, अरे इसका क्वांटिटी निकालो ना, ओ हो, इतना इतना थोड़ा ढीले हो तुम लोग, बताओ। अरे भाई साहब यहाँ से कितना डिस्टेंस है, ये 0.5 होगा या फिर 1/2 होगा, 1/2 माइनस कितना हो जाएगा 1/2, यहाँ से यहाँ तक आ गया, ये पूरा लेंथ कितना होगा 1/2, और ये लेंथ घटा दो, ये लेंथ कितना है 1/3 है, कितना आ जाएगा 1/6 आएगा। यस सर। जब इसको अगर आप ओरिजिन मानोगे, इसको जब आप ओरिजिन मानोगे, आपको यहाँ से क्या आ जाएगा 1/6 पे आ जाएगा, XUM कितना आ जाएगा 1/6 पे आ जाएगा। ये जो सेंटर ऑफ मास होगा, सेंटर ऑफ मास क्या होगा, कहने का मतलब क्या होगा, सेंटर ऑफ मास क्या होगा, फिक्स होगा, सेंटर ऑफ मास क्या होगा
फिक्स होगा, ठीक है, सेंटर ऑफ मास चेंज नहीं करेगा। बस आप अगर रेफरेंस पॉइंट अगर चेंज कर रहे हो उसके हिसाब से उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, चेंज हो जाएगा, क्योंकि ऑब्वियस है उसका जो कोऑर्डिनेट किस पर डिपेंड करता है, ओरिजिन पर डिपेंड करता है। सेंटर ऑफ मास का पॉइंट किस पे डिपेंड करेगा, ओरिजिन पे। अगर आप अलग अलग ओरिजिन कंसीडर करोगे, अलग अलग ओरिजिन अगर कंसीडर करोगे, उस पॉइंट मास का क्या होगा, उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या करेगा, चेंज करेगा, लेकिन वो पॉइंट चेंज नहीं करेगा, पॉइंट क्या रहेगा, वहीं पे रहेगा, ठीक है। हर केस में सेंटर ऑफ मास क्या आएगा आपका, इसी पॉइंट पे आएगा, सेंटर ऑफ मास क्या आएगा, इस वाले पॉइंट पे ही आएगा, ठीक है, इस पॉइंट पे सेंटर ऑफ मास आएगा। चाहे आप इसको ओरिजिन मानो, इसको ओरिजिन मानो, इसको ओरिजिन मानो, कहीं इधर ओरिजिन मान लो, कहीं इधर ओरिजिन मान लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेंटर ऑफ मास क्या आएगा, यहीं पे आएगा। बस अलग अलग ओरिजिन के हिसाब से क्या होगा, अलग अलग सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट आ जाएगा। और दूसरा बात देखना, जैसे पहले मैंने केस में इधर क्यों सेंटर ऑफ मास बनाया था, यहाँ पे, फिर बोला नहीं गलत है, इधर बनाते हैं, ठीक है, यहाँ बना। आप देखोगे तो एग्जैक्ट ये क्या है इसका, इस दोनों पॉइंट का मिलाने वाला मिड पॉइंट है, ये पॉइंट क्या है, मिड पॉइंट है, ये क्या है इसका, मिड पॉइंट है, इस दोनों पॉइंट मास का ये क्या है, मिड पॉइंट है कि नहीं है, यस सर। पॉइंट का मिड पॉइंट है। आप देखोगे ये ब्लॉक क्या था, इस ब्लॉक का मास था 2 kg, ये ब्लॉक क्या था, हेवियर था, ठीक है। M2 क्या है, M2 है ग्रेटर देन M1, M2 क्या है, ग्रेटर देन M1। इस केस में क्या हुआ, तो सेंटर ऑफ मास है वो क्या किया, M2 की तरफ शिफ्ट कर गया, M2 की तरफ शिफ्ट कर गया, करना भी चाहिए था। अगर इसका मास और बढ़ाते जाओ, इसका मास अगर और बढ़ाते जाओ, सेंटर ऑफ मास क्या करेगा, और शिफ्ट करते जाएगा, और शिफ्ट करते जाएगा, करते जाएगा नहीं करते जाएगा, करते जाएगा नहीं करते जाएगा। यस सर। यहाँ से देखना M1 x1 प्लस M2 x2, अगर आप देखोगे इस M1 को अगर हम लोग रेफरेंस पॉइंट मानते हैं, M1 को अगर हम लोग रेफरेंस पॉइंट मानते हैं, तो जो इसका सेंटर ऑफ मास का जो कोऑर्डिनेट होगा कितना होगा, M1 इंटू x1, ये तो क्या होगा, 0 हो जाएगा, प्लस M2 इंटू x2 डिवाइड बाय M1 प्लस M2, M1 प्लस M2। इसका जो कोऑर्डिनेट आएगा कितना आएगा, M2 x2 डिवाइड बाय M1 प्लस M2। x2 तो फिक्स है, M1 प्लस M2 फिक्स है। अगर M2 को बढ़ाते जाओगे, M2 को बढ़ाते जाओगे तो कोऑर्डिनेट क्या करते जाएगा, बढ़ते जाएगा, कोऑर्डिनेट क्या करेगा, बढ़ते जाएगा। जो भी हैवियर ऑब्जेक्ट होगा सेंटर ऑफ मास क्या करेगा, उसकी तरफ शिफ्ट करेगा, सेंटर ऑफ मास क्या करेगा, उसकी तरफ शिफ्ट करेगा। ये बात समझ में आता है, ये बात समझ में आता है। Yes, sir. Yes, sir. एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल देता हूँ, बस लास्ट छोड़ देंगे। सर 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 इसको अगर लेटरली कंसीडर करें तो इसका सेंटर ऑफ मास पॉइंट ए या बी में भी तो शिफ्ट हो सकता है। क्या बोल गए, ये समझ में नहीं आया। उसको बोलो सर, आप वर्टिकली अगर बोलो सर। कंसीडर करें तो इसको वर्टिकली से कंसीडर करें तो जैसे जैसे यही वाला सेंटर ऑफ मास एग्जांपल। इस सिस्टम का यहीं पे लाई करेगा। हाँ बताओ ना। सर सेंटर ऑफ मास यहाँ कैसे लाई करेगा अगर वर्टिकली 90 डिग्री घुमा दिए इसको तो? अच्छा, इसको 90 डिग्री घुमा दोगे, ठीक है। इसी क्वेश्चन में तब बोलता तो है, उसका ठीक है, इसको ऐसे रखना है, इसको M1 रखना है, इसको M2 रखना है। तो सेंटर ऑफ मास इसको लाइन को ज्वाइन करोगे, आप अगर इसको रेफरेंस लेते हो, इसको अगर रेफरेंस लेते हो, इससे क्या आ जाएगा, सेंटर ऑफ मास पॉइंट M से देखोगे तो कितना आ जाएगा, 2/3 डिस्टेंस ऊपर आ जाएगा। सेंटर ऑफ मास क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। M1 x1 प्लस M2 x2 करूँ, सेंटर ऑफ मास क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। ये समझ में आया। सर एंड पॉइंट पे होना चाहिए ना, एकदम ऊपर M2 एंड पे। पॉइंट पे हाँ क्यों, सर क्योंकि उसको घुमा दे रहे तो वहां से ना वहां पे ना सेंटर ऑफ मास किसी भी सिस्टम का इस बात पे डिपेंड करता है कि मास किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है। इस बात पे नहीं करता है इसको घुमा देगा सेंटर ऑफ मास चेंज हो जाएगा। इस रॉड का, अगर ये रॉड है, इसका सेंटर ऑफ मास अगर यहाँ पे है तो यहीं पे रहेगा सेंटर ऑफ मास, ये पॉइंट फिक्स हो जाएगा। आप इस रॉड को ऐसे रखो, इस रॉड को ऐसे रखो, ठीक है, इस रॉड को ऐसे रखो, सेंटर ऑफ मास क्या करेगा, चेंज नहीं करेगा, सेंटर ऑफ मास चेंज नहीं करेगा, उसी पॉइंट पर रहेगा। क्यों ऐसा हो जाएगा, सेंटर ऑफ मास यहाँ पे क्यों चला जाएगा, ये कैसा क्वेश्चन है तुम्हारा, क्यों होगा यहाँ पे, बताओ क्या सोच के बोला यहाँ पे। कैसे होगा बताओ, सर वही क्लियर करना था, हो गया। कैसे होगा बताओ ना जरा, कुछ तो सोचा होगा ना बोलने से पहले, यस सर। क्या सोचा।
सर अगर कोई एग्जांपल ले लेंगे, जैसे कोई रॉड है तो उसको हम लोग स्ट्रिंग से कनेक्ट कर देंगे, तो और उसको आप ऊपर कनेक्ट करेंगे तो वही से बैलेंस हो रहा है ना। तो आप तो ऐसे बोलोगे ना, यहाँ पे भी सेंटर ऑफ मास होता तो क्या होता है, mg इधर लगता और जब कोई टेंशन लगता तभी बैलेंस हो जाएगा। अगर सेंटर ऑफ मास यहाँ भी होगा तो भी क्या होगा, ऊपर टेंशन लगेगा नीचे mg लगेगा तभी बैलेंस हो जाएगा। अगर सेंटर ऑफ मास यहाँ भी होगा इधर भी mg लगेगा तभी टेंशन लगेगा बैलेंस हो जाएगा। तो फिर सेंटर ऑफ मास यहाँ से यहाँ तक कहीं भी हो सकता है इस लाइन पे। आप ये बता सकते हो कि सेंटर ऑफ मास इस लाइन पे होगा, आप ये नहीं बोल सकते कि सेंटर ऑफ मास यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा। अरे उससे तो सिर्फ इतना समझ में आ रहा है सेंटर ऑफ मास क्या होगा, इस लाइन पे होगा कहीं पे। कहीं भी अगर सेंटर ऑफ मास होगा तो क्या होगा, बैलेंस हो जाएगा, इक्वल टू mg के बराबर हो जाएगा। इसका थोड़ा सेंटर ऑफ मास यहाँ पे हो जाएगा। कैसे करोगे कैलकुलेट, आप मान लो इसको रेफरेंस मानते हो, इसका जो क्वाड्रेंट होगा क्या हो जाएगा 0,0, इसका क्वाड्रेंट क्या हो जाएगा, एक्स क्वाड्रेंट कितना हो जाएगा 0, एक्स क्वाड्रेंट कितना हो जाएगा 0, और बाई क्वाड्रेंट कितना हो जाएगा इसका 1 हो जाएगा, बाई क्वाड्रेंट कितना हो जाएगा इसका 1 हो जाएगा। एक्स कैलकुलेट करोगे, एक्स कितना आएगा 0 आएगा, और जब बाई कैलकुलेट करोगे, बाई कैलकुलेट करोगे तो क्या हो जाएगा m1 इंटू बाई 1 कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, m1 इंटू बाई 1 कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, प्लस m2 2 इंटू बाई 2 कितना है इसका 1 डिवाइड में कितना हो जाएगा m1 प्लस m2, m1 प्लस m2 यानी कितना जाएगा, अगेन क्या जाएगा 2/3 आ जाएगा। अब इसका y क्वाड्रेंट आएगा, ठीक है, इसका जो हो जाएगा x क्वाड्रेंट कितना जाएगा 0 और y क्वाड्रेंट कितना जाएगा 2/3, यानी सेंटर ऑफ मास क्या करेगा यहाँ पे लाई करेगा उसी पॉइंट पे, उस पॉइंट का क्वाड्रेंट क्या होगा चेंज नहीं होगा, ठीक है, वो पॉइंट वहीं पे फिक्स रहेगा। नहीं समझ में आया, आगे से ठीक है। तो अब क्या करवाएं, 20 हो गया, ठीक है। सेंटर ऑफ मास का बुकलेट मिला है, यस सर। सेंटर ऑफ मास का बुकलेट मिला है ना, ठीक है। जैसे कि ये पॉइंट मास है, इसका मास है 1 kg, इसका मास है 1 kg, इसका मास है 2 kg, इसका मास है 3 kg, इसका मास है 4 kg, ठीक है। ठीक है, इसका कोऑर्डिनेट है, इसका कोऑर्डिनेट है 0,0, 0,0। कोऑर्डिनेट दे रहा हूं, मान लो कि स्क्वायर के 4 कॉर्नर पर रखा हुआ है, स्क्वायर के 4 कॉर्नर पर रखा हुआ है, और उस स्क्वायर का जो लेंथ है वो कितना है 1 मीटर है, ठीक है। इस तरह से स्क्वायर के 4 कॉर्नर पर रखा हुआ है 1 मीटर के डिस्टेंस पे, इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा, फाइंड सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा। एक बार ट्राई कर रहा है सब क्वेश्चन, मैं बस क्वेश्चन ले देता हूँ। मान लो इस तरह से 3 पॉइंट मास m1 m2 m3 1 kg 2 kg 3 kg, ठीक है। इस तरह से इक्विलेटरल ट्रायंगल है 1 मीटर के डिस्टेंस पे रखा हुआ है, ठीक है। एक यहाँ पे रखा हुआ है, एक यहाँ पे रखा हुआ है, एक यहाँ पे रखा है इक्विलेटरल ट्रायंगल पे, ठीक है। इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे लाई करेगा, सेंटर ऑफ मास कहाँ पे लाई करेगा, किसी भी आप एक पॉइंट को क्या करोगे कोऑर्डिनेट मारोगे और उसका सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करोगे, ठीक है। मान लेते हैं बेंजीन वाला स्ट्रक्चर है, ठीक है। इसके हर पॉइंट पे क्या है, एक पॉइंट मास रखा हुआ है, हर पॉइंट पे एक पॉइंट मास रखा है 1 kg का, ठीक है। 1 kg का पॉइंट मास रखा हुआ, हर का मास मान लेते हैं एम, मान लो यार ज्यादा बेहतर रहेगा, एम पॉइंट मास है, ठीक है। और किसी भी एक को हर के बीच में जो डिस्टेंस है आपको मान लेते हैं कि ए है, हर के बीच में डिस्टेंस कितना है ए है, तो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे लाई करेगा, सेंटर ऑफ मास कहाँ पे लाई करेगा, ठीक है। सब क्वेश्चन करना ट्राई, मैं भी करवाऊंगा, अगर नहीं होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। मान लो इस तरह से कोई क्यूब है, इस तरह से कोई क्यूब है, ठीक है। और इसका हर एक पॉइंट मास पे, हर कॉर्नर पे एक पॉइंट मास रखा हुआ है जिसका मास कितना है एम है, हर एक पॉइंट पे 8 कॉर्नर होता है, 8 कॉर्नर पे एक पॉइंट मास रखा हुआ है एम, ठीक है। और इसका हर किसी का लेंथ कितना है ए है, ठीक है। इस क्यूब का लेंथ कितना है ए है, ए डिस्टेंस भी ए है, ए डिस्टेंस भी ए है, सारा डिस्टेंस कितना है ए है। इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई करेगा, ठीक है, सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई करेगा, इसको अपने हिसाब से क्या करना, आप ओरिजिन मान लेना, मैं क्या करता हूँ माने देता हूँ, आप इसको रेफरेंस ले लेना इसमें, ठीक है। इसका जो भी सेंटर होगा,
चाहे आप क्या करोगे, इसको रेफरेंस ले लेना, इस पॉइंट मास क्या करना, आप रेफरेंस ले लेना, इसके रिस्पेक्ट में आप क्या करना, सॉल्व करना, इसका भी इसका रेफरेंस ले लेना, इसके रिस्पेक्ट में आप क्या करना, सॉल्व करना, सेंटर ऑफ मास कहाँ आएगा। उस तरह से M1 को यहाँ पे क्या करोगे आप, रेफरेंस ले लोगे और इसके रिस्पेक्ट में आप सॉल्व करके आना, सेंटर ऑफ मास कहाँ पे लाई करेगा। ठीक है, हम यहाँ पे सारा एग्जाम्पल करवाएंगे भी, नहीं भी करके आओगे तो, लेकिन ट्राई करना करके आए। ठीक है, तो फिर हम लोग देखेंगे कि डिस्ट्रीब्यूटेड मास का सेंटर ऑफ मास कैसे निकालते हैं। उससे पहले मेरे को याद दिला देना, नेक्स्ट क्लास में जो टॉपिक रह गया है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वाला, उसके क्वेश्चन करवाने हैं। ठीक है, बाकी होमवर्क करके आना जो भी है। सैटरडे संडे का बढ़िया छुट्टी है, छुट्टी एंजॉय मत करो, एक्स्ट्रा टाइम मिला है तो उसमें पढ़ो। ठीक है, यस सर।